हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज फिर मैं आपको क्वेश्चन का डिस्कशन कराने वाला हूँ। ये आपको पार्ट थर्ड है क्वेश्चन के डिस्कशन का। साइंस का रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त कि निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है। आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे, यानी अगर आप एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं तो उस राशि का जो मान है ना, वैल्यू, वो चेंज नहीं होता है। तो आपको ऑप्शन दिख रहा हो कि द्रव्यमान, ऑप्शन है कि द्रव्यमान जिसको मास कहते हैं, एक है वजन जिसको वेट कहते हैं, इसको वेट कहते हैं, इसको मास कहते हैं। ठीक, और आपका हो गया घर्षण के कारण बल, घर्षण के कारण बल, यानी ये फोर्स को कह रहा है। ठीक, और फिर आपका है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण कह रहा है, मतलब स्थान चेंज करने पर नहीं चेंज होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि देखिए वजन जो क्या होता है, वेट, तो ये होता है आपका mg। mg क्या है दोस्त कि मास में अगर आप गुरुत्वीय त्वरण जो g का मान है उससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो क्या आता है, वजन आता है। यानी जो आप देख पा रहे हैं कि ये जो वजन है ये g पे, मास तो नहीं चेंज होने वाला है लेकिन ये g पे डिपेंड है। g यानी गुरुत्वीय त्वरण। अलग अलग जो आपका जैसे सन हो गया, मून हो गया, जितने भी अलग अलग बॉडीज है, अलग अलग उनका क्या होता है, अलग अलग स्टार्स है, अलग अलग प्लैनेट है, उनका अलग अलग गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। यानी स्थान चेंज करने पे ये चेंज होगा, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। फिर बात करें आपका गुरुत्वाकर्षण, तो ये भी तो चेंज किस पे डिपेंड करता है दोस्त, गुरुत्वाकर्षण आप किस प्लैनेट पे है, मतलब के रिस्पेक्ट में गुरुत्वाकर्षण देख रहे हैं, उसके मास पे क्या करता है, डिपेंड करता है। यानी अगर हम चल जाए आपका बृहस्पति पे या बुध पे, शुक्र पे, अलग अलग क्या होगा, आपका गुरुत्वाकर्षण देखने को मिलेगा। तो ये भी चेंज होता है। घर्षण के कारण बल, अलग अलग जगह पे अलग अलग फ्रिक्शन लगेगा जिससे अलग अलग बल लगेगा। मास जो है ना आपका द्रव्यमान, ये नहीं चेंज होगा। और ये मास क्या है, तो किसी भी वस्तु में जो पदार्थ की मात्रा होती है ना, वो क्या कहलाती है, आपका मास कहलाती है। तो जो ये मास है ना, ये कभी आपको चेंज नहीं होता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, मास। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है। तो न्यूटन का हम इसके पहले वाले वीडियो में जितने भी न्यूटन के गति के नियम है ना, समीकरण और समीकरण सब बताए थे और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे। ठीक, क्या होता है, कैसे होता है, बताए थे। प्रथम नियम क्या होता है, हम फिर डिटेल में थोड़ा बता देते हैं, खाली फर्स्ट नियम को। प्रथम नियम न्यूटन का तो ये बोलता है ना कि कोई वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहिए, उसकी टेंडेंसी है, कुछ आती है स्थिर ही रहे जब तक उस पर बाय फोर्स कोई काम ना करे। चाहे कोई वस्तु मोशन में चल रही है तो चलती ही रहेगी जब तक कि कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। यानी चल रहा है तो चलता ही रहना चाहता है, उसकी टेंडेंसी है, और स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहता है। इसको हम आपको ध्यान रखना है कि इस नियम को ना, पहला नियम को, इसको हम कहते हैं जड़त्व का नियम। क्या कहते हैं इसको, जड़त्व का भी नियम कहते हैं। और जड़त्व का नियम कौन दिया था, गैलीलियो दिए थे, गैलीलियो। ठीक, इन्होंने दिया था जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम भी सेम चीज़ कहता है कि हर एक वस्तु ये चेष्टा करती है, मतलब उसकी टेंडेंसी होती है कि वो मोशन में है तो मोशन में ही रहे, और स्थिर है तो स्थिर ही रहे जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। एक्सटर्नल फोर्स वाला बात तो ये बोले थे। तो जड़त्व का नियम यही बोले थे। तो जड़त्व का नियम ये देखिए दो तरह का होता है। एक होता है आपका गति का जड़त्व, गति का जड़त्व, और एक होता है विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व। यानी एक होता है आपका इनर्सिया, जड़त्व का इंग्लिश में इनर्सिया कहते हैं, इनर्सिया ऑफ मोशन, और एक होता है आपका इनर्सिया ऑफ रेस्ट। ठीक, अभी क्या है इनर्सिया ऑफ मोशन, इनर्सिया ऑफ रेस्ट। जैसे देखिए इसमें क्या होता है ना, वस्तु गति के जड़त्व में, कि कोई वस्तु अगर गति में है ना, मोशन में है कोई वस्तु, तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। इसका क्या क्या एग्जाम्पल है, जैसे पूछता है डेली लाइफ में कि गति के जड़त्व क्या क्या एग्जाम्पल है, तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे हम कोई ट्रेन चल रही है और एकाएक अगर हमको उस पर कूदना है तो क्या होता है, ट्रेन के ही दिशा में दौड़ते हुए कूदते हैं। ठीक, तभी हम नहीं गिरेंगे, अगर एक कूद गए तो गिर जाएंगे। रीजन क्या है, वहाँ आपका गति का जड़त्व है। चाहे ऐसे समझिए, आप किसी बस में बैठे हैं, बस चल रही है, एक ब्रेक लगने पे क्या होता है, आदमी आगे की तरफ झुक जाता है। तो ये भी क्या है, गति का जड़त्व। अब कैसे पता चला गति का जड़त्व और आपका विराम का जड़त्व, तो आपको देखिए कैसे ध्यान रखना है कि पोजीशन चेंज, अगर शुरुआत में कोई वस्तु जिस चीज में है ना उसी का जड़त्व होता है। जैसे कोई बस चल रही है तो कन्फर्म है आप गति में है, आप मोशन में है ना, तो अगर ब्रेक लगने पे आप रुकिएगा तो किस चीज का जड़त्व है भाई, गति का जड़त्व है। ऐसा भी होता है कि अगर कोई गाड़ी स्थिर है, रुकी हुई है, एक गाड़ी को उठाया जब आगे बढ़ाया जाता है, आदमी ऐसे झुक जाता है पीछे की तरफ। तो पहले आप कैसे थे, रुके हुए थे ना, गाड़ी चलने पे पीछे झुके हैं,
तो पहले स्थिति कैसा था, रुका हुआ, तो उसको हम क्या कहते हैं, विराम का जड़त्व। जैसे पके हुए फल और डाली हिलाने पे क्या होता है, टूट जाता है। किसका एग्जाम्पल है, विराम का जड़त्व, क्योंकि पहले फल कैसे थे, स्थिर थे, जैसे ही हम हिलाए तो नीचे का जो चीज़ है ना मोशन में आ गया, ऊपर वाला मोशन में नहीं आया, तो जिससे चलते क्या होता है, विराम का जड़त्व होता है, वो टूट जाता है। फिर गति का जड़त्व का और एक एग्जाम्पल है कि अगर हम किसी चीज़ को दौड़ते हुए, मतलब मान लीजिए किसी चीज़ को जंप कर रहे हैं, तो जंप करने के बाद भी आदमी कुछ देर तक दौड़ता रहता है, वो भी क्या है, गति का जड़त्व है। ऐसे कहिए किसी चीज़ को जंप करना है, जंप करने से पहले हम कुछ दूर से रनिंग बना के आते हैं जंप करने से पहले, ऐसा क्या हो, क्यों, क्योंकि हम गति के जड़त्व के ही वजह से ये होता है। क्योंकि अगर हम गति में रहेंगे तो क्या होगा, जैसे हम जंप करेंगे ना, तो हमारा शरीर को एक एक्सटर्नल फोर्स मिलेगा कि वो गति में ही रहना चाहेगा, जिससे हम बहुत दूर तक जंप कर सकते हैं। तो ये दो तरह का है, गति का जड़त्व और विराम का जड़त्व। जो धूल कण होते हैं बिस्तर उस्तर पर, उसको झाड़ने से वो निकल जाता है। किस चीज़ का जड़त्व है, विराम का, क्योंकि धूल कण किस में, रेस्ट में है। जैसे आप गर्दा को झाड़े, उस चादर को झाड़े, तो धूलकण रेस्ट में थे, लेकिन चादर किस में आ गया, मोशन में, तो धूलकण वहीं का वहीं रहेंगे, चादर हट गया, तो किस में हो गया, वो अलग हो जाते हैं, तो वो आपका है विराम का जड़त्व। इतना सारा क्वेश्चन है, तो अब क्वेश्चन देखिए अब क्या है, इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है। तो आप डायरेक्ट देख लीजिए, पहला नियम क्या है कि रुका है तो रुका रहेगा, चलना रहेगा तो चलना शुरू रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि इसमें आ जाएगा कि जब बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों का पीछे और झटका लगता है, क्या इनर्शिया ही है। और किसका इनर्शिया, अगर पूछा रहता किसका इनर्शिया है, तो देखिए पहले क्या है, बस अचानक शुरू होती है यानी रुकी है ना, तो विराम का जड़त्व, तो आपका यही ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, लिखा है कि एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि डैश डैश का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। बताया था ना, छलांग लगाने से पहले कुछ दूर तक आदमी दौड़ के आता है, तो किस चीज़ का, देखिए शुरू में आपका कंडीशन कैसा है, आप दौड़ के आ रहे हैं, यानी गति का जड़त्व। गति का जड़त्व क्या करेगा, आप दौड़ के आइएगा तो आपको मोशन में रखेगा, आपको जंप करने में आसानी रहेगा। तो यहाँ हो जाएगा किसका जड़त्व, गति का जड़त्व। एक और होता है आपका दिशा का जड़त्व, लेकिन उससे उतना क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, पूछा जाता है, ठीक। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा दिशा का जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है कि समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी रखता है। जैसे मान लीजिए आप दौड़ के जा रहे हैं, रेस लगा है कि इस डेडलाइन तक ही आपको क्या करना है, यहाँ तक ही आपको रुक जाना है, यहाँ तक। आप यहाँ से बहुत तेजी में दौड़ के आ रहे हैं, तो आप देखते हैं यहाँ एक नहीं रुक सकते, आप कुछ देर जाके यहाँ रुकते हैं, तो आपको ये यहाँ से यहाँ तक कौन लेके गया, गति का ही जड़त्व, क्योंकि आपका बॉडी पहले कैसा था, मोशन में था ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्त, गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है, यानी बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके इनर्शिया से पूछे गए हैं। अब आपको समझ में आ गया कि इनर्शिया क्या है क्या नहीं है, किस नियम से संबंधित है, ठीक। जो न्यूटन का नियम है, लॉ है, इसका पहले वाले सेकंड वीडियो में हम बताए थे डिस्कशन वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन क्या है कि बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध होते हैं। अब एक मिस्टेक क्वेश्चन, इसको मिटा के हम बताते हैं उसका। क्वेश्चन क्या है, बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध होते हैं, यानी कोई किसी भी पदार्थ का ना, ये मान लीजिए एटम है, ये क्या है, एटम है, ये बहुत साइज में बड़ा है, ये एटम साइज में बहुत क्या है, बड़ा है। तो इससे जो बॉन्ड बनेगा ना, कैसा होगा, कमजोर, बहुत कमजोर, स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग। तो ध्यान से समझिए, अगर ये बॉन्ड, अगर ये पर एटम बड़ा है, तो आपको पता है एटम में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं। इसमें कौन कौन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ये आपका है न्यूक्लियस, इसमें होगा आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बहुत इसके चारों ओर जो ऑर्बिटल होता है कक्ष, इसमें क्या होता है, चक्कर लगाता रहता है, यानी इलेक्ट्रॉन इधर कहीं कहीं चक्कर क्या कर रहा है, लगा रहा है, ठीक। आप देख पा रहे हैं। तो जो बॉन्ड बनेगा ना, कह रहा है इसमें जो बने बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं। तो एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। तो इन दोनों के, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या लगता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, एक फोर्स लगता है। यानी ये जो न्यूक्लियस है ना, एक फोर्स से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्या है, खींचा है, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसको अपने तरफ खींचा रहता है। और आप एक बात बताइए, जितना जितना ये डिस्टेंस बढ़ेगा, यानी हम कह सकते हैं कि परमाणु की त्रिज्या बढ़ेगी, एटम का रेडियस बढ़ेगा, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, क्योंकि जितना ये दूर रहेगा तो ये खींचने की जो ताकत है इन दोनों के बीच का जो फोर्स है कम लगेगा। तो एटम अगर बहुत बड़ा है तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, यानी जो बॉन्ड बनेंगे ना बहुत ही कमजोर बनेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर होगा बहुत ही कमजोर, यही ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
कि NH3 में नाइट्रोजन की, देखिए अगर आप इस बॉन्ड वॉन्ड संयोजकता ये सब देखना चाहते हैं, हम कंप्लीट एक वीडियो बनाया है, एक नहीं 13-14 वीडियो में क्या है आपका जो तत्वों के आवर्त वर्गीकरण है ना, पीरियोडिक टेबल, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, वो पढ़ा है, आप देख लीजिएगा। तो कोई क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन पूछा है सब 100% बढ़ेगा और बिना रटे। क्वेश्चन क्या है कि NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता पूछा। अब संयोजकता क्या होता है पहले ही आपको बता देते हैं हम फटाफट। देखिए संयोजकता, वैलेंसी, और एक होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये सब उसमें हम बताए हैं दोस्त। अगर आप मेरा वीडियो देख ले रहे हैं पीरियोडिक टेबल का, एक प्लेलिस्ट होगा उसमें सब वीडियो बताया, हर एक चीज़ को बताया गया, क्यों होता है, क्या होता है, पीरियोडिक टेबल लेफ्ट टू राइट रहने से क्या होता है, क्या नहीं होता, सब कुछ बताया गया। फिर हम यहाँ बता रहे हैं कि संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है। संयोजकता क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम, यानी किसी भी एटम का जो दूसरे एटम से, यानी कि किसी केमिकल रिएक्शन में दूसरे एटम से कंबाइन करने का जो कैपेसिटी है ना, वो क्या कहलाता है आपका, जैसे वैलेंसी कहलाता है। जैसे समझिएगा ध्यान से, आपको पता है कि क्लोरीन कितना पे आता है, तो 17 पे आता है, 17 पे आता है। तो अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो आपको पता है कि पहले 2 भरते हैं, फिर 7, फिर 8, ध्यान से समझिएगा। और उसी तरह अगर हम ले लें आपको सोडियम, तो ये कितना पे आता है दोस्तों, ये होता है 11 पे, यानी 281, हम इसको लिख सकते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब एक बात बताइए, हर एक एलिमेंट चाहता है कि उसका आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल कहने का मतलब कि ये आपका न्यूक्लियस हो गया एटम का। आपको पता है कि इसमें बाहर क्या होते हैं, इसमें तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। तो सबसे लास्ट वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सबसे लास्ट वाली सेल को हम क्या कहते हैं, आउटर मोस्ट सेल, यानी बाह्यतम कक्षा। और उसमें जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, तो आपको बाह्यतम कक्षा में उपस्थित जितने भी उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी बाह्यतम कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो क्या कहलाते हैं, आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो अगर इसमें हम संयोजी इलेक्ट्रॉन को बताए थे, आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया, न्यूक्लियस हो गया, इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपका, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होगा, इसके बाद वाला में 7 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा होगा। तो इसका अगर आप यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन हम किस तरह पता करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद। तो इसका अगर आप देख रहे हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 7 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 1 है, ठीक, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। जैसे अगर हम बात करें आपका एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम का देखिएगा कितना नंबर पे आता है, 13 पे आता है। तो इसको अगर लिखिएगा तो 28 क्या होगा, 3 होगा, यानी इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने आपको देखने को मिल गया, इलेक्ट्रॉन 3। उसी तरह अगर हम बात करें आपको, अरे यार ये तो मिटा ही दिए, बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, ध्यान से लिख लीजिएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, लिख देते हैं हम बाह्यतम कक्षा में, यानी आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाता है आपका, इसको हम ये कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं इंग्लिश में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखिए अगर उसी तरह हम बात करें आपका नियॉन का, नियॉन कितना पे आता है दोस्त, अच्छा नियॉन ने आर्गन ले लीजिए, आर्गन 18 पे आता है, तो ये 288 हो गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 288। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होंगे कितना होगा, 8 होगा, यानी हम 8 को क्या कहेंगे, ये आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन समझ रहे हैं ना, आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। सिलिकॉन का बात करें, इसका 14 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो 28 क्या आएगा, 4 आएगा, यानी इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन आप समझे। अब संयोजकता क्या है, संयोजकता वो चीज़ होती है ना, उतना इलेक्ट्रॉन लेके कोई एलिमेंट ना क्या करेगा, दूसरे एलिमेंट से केमिकल रिएक्शन कर सकता है, वही होता है आपका कंबाइनिंग कैपेसिटी, क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। कितने एलिमेंट से कंबाइन कर सकते आपका कोई कंपाउंड बना सकता है। तो यहाँ आप समझिए क्लोरीन को देखिएगा तो 287 है। अब हर एक एटम की ये टेंडेंसी होती है, हर एक एटम का, कि उसका आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहे, 8। अगर उसका आउटर मोस्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो जा रही है, तो एटम क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, यानी फिर वो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करेगा, स्थिर रहेगा, आराम से रहेगा। और वो होना चाहता है कि उसका आउटर मोस्ट सेल में क्या हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, चाहे वो 8 इलेक्ट्रॉन देकर पूरा करे या इलेक्ट्रॉन लेकर,
यानी इलेक्ट्रॉन गेन करके पूरा कर ले 8, चाहे इलेक्ट्रॉन लूज करके। अब डिपेंड करता है कि कितने हैं, कब कैसे पूरा करेगा। तो ध्यान से समझिएगा, इसको भाई आउटर मोस्ट शेल में 7 गो इलेक्ट्रॉन है, 8 को पूरा करना है तो इसको कितना चाहिए और इलेक्ट्रॉन, 1 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो क्या कर लेगा पूरा। इसके पास 2 ऑप्शन है 8 को पूरा करने का, ये तो 8 देख रहा है ना, तो 2 गो ऑप्शन था, या तो 1 गो ले ले तब 8 को पूरा हो जाता, मैंने सबसे लास्ट वाला सेल में, अच्छा 7 दे देता तभी आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाता है 8। तो 7 को देने में क्या होगा ना, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, 7 को देना आसान नहीं है, 1 लेना आसान है। तो इसलिए इसकी जो वैलेंसी है ना, वैलेंसी क्या हो गई, 1 हो गई। क्लोरीन का वैलेंसी क्या हो गया, 1, यानी वैलेंसी निकलता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही। अब उसी तरह हम सोडियम का वैलेंसी का बात करें तो ध्यान से समझिएगा, इसका वैलेंसी क्या हो गया 1, ग्रीन से लिख रहा है, इसका वैलेंसी 1। उसी तरह सोडियम का वैलेंसी का बात करें तो ये अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा, इसका आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 8 को पूरा करना है। तो बताइए 7 को लेना आसान है कि 1 को देना, तो इस यहाँ भी 1 देना ही आसान है, तो हम कह सकते हैं कि इसका भी वैलेंसी कितना है 1 हो गया। उसी तरह एल्युमिनियम का आप देख पा रहे हैं, आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 देना आसान है कि 5 लेना, तो 3 देना ही आसान है, तो इसका वैलेंसी कितना हो गया 3। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होना, यही क्या हो जाती है, वैलेंसी हो जाती है। क्यों, क्योंकि 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 लूज करना आसान है, जितना इलेक्ट्रॉन लूज करे चाहे गेन करे वही उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। तो जब आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होना तो क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और यही इनके क्या कहलाएगी, वैलेंसी होती है। और 1, 2, 3 जो आपको आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं ना, ये मिलते हैं धातु में। किसमें दोस्त, धातु में, यानी जितने भी मेटल है ना उनमें आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे और यही उनकी क्या कहलाती है, वैलेंसी हो जाती है। जैसे ये सब हम मेटल ही लिखे थे। अब देखिए, अब आया नॉन मेटल का बात, ध्यान रहे, सॉरी ये एक नॉन मेटल है यार, ये नॉन मेटल है। हम क्या कहें, ध्यान से समझिए, ये नॉन मेटल है, ये मेटल नहीं है, ये और ये मेटल है। हम क्या कहें कि किसी भी एटम के अगर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3 है तो वही उसकी वैलेंसी। जैसे देखिए यहाँ आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है, 1 इसका वैलेंसी। यहाँ आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 3, यही इसकी वैलेंसी। अगर हम बात करें मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम 12 पे आता है तो इसको लिखिएगा तो 2, 8, 2, लास्ट में 2 आ रहा है ना, 2 लूज करके अपना आउटर मोस्ट शेल में 8 पूरा कर लेगा तो 2 इसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। नहीं, धातु के आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होता है, यही उनकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। जो नॉन मेटल होते हैं ना, अधातु, इनके आउटर मोस्ट शेल में 5, 6, 7, 8 भी होते हैं, लेकिन 8 वाला को हम नहीं लेते हैं क्योंकि 8 वाला का वैलेंसी 0 हो गया। 0 इसलिए हो जाएगा क्योंकि वो कंबाइनिंग कैपेसिटी रहा नहीं, उसका ऑक्टेट ऑलरेडी पूरा है, 8 ऑलरेडी पूरा है, तो ना इलेक्ट्रॉन लेगा ना देगा, तो किसी केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेगा तो कंबाइनिंग कैपेसिटी नहीं, इसलिए उसका जो आपका संयोजकता है क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि जो नॉन मेटल होते हैं ना, नॉन मेटल, उनका आउटर मोस्ट शेल में जनरली कितना होता है, जनरली हम बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिए, नॉन मेटल इनके आउटर मोस्ट शेल में 5, 6, 7 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे देखिए ये क्लोरीन क्या है, एक नॉन मेटल है, तो इसका आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। आपका उसी तरह अगर हम और कोई लिख दें, जैसे देखिए सल्फर लिख दे, सल्फर 16 पे आता है ना, 2, 8, 6, तो देखिए इसका आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सल्फर के 6 है। तो इसमें वैलेंसी क्या होगा, तो ध्यान से समझिए, जब आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन का संख्या 5, 6, 7 रहे तो 8 में से घटा कर आता है वैलेंसी। कैसे आता है, 8 में से इसको घटाने पे, यानी आउटर मोस्ट शेल में अगर 7 को इलेक्ट्रॉन है, 8 में से 7 गया 1, वैलेंसी क्या होगा 1। जैसे देखिए यहाँ क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन था ना, 8 में से 1 को घटाएगा, 7 को घटाइएगा तो 1 आएगा, यानी इसकी वैलेंसी 1 आ जाएगा। तो इतना आपको नहीं ध्यान रखना है, तो आपको यही ध्यान रखना है कि आउटर मोस्ट शेल में ना ऑक्टेट पूरा कराना है, कितना इलेक्ट्रॉन निकाल दे चाहे कितना इलेक्ट्रॉन ले लें, वही इसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। तो अगर आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 3 को लीजिएगा तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 3, क्या हो जाएगी 3। अब 5 वाला कौन आता है, तो 15 पे जो एलिमेंट आपका आता है वही क्या होगा, फास्फोरस आता है ना 15 पे, तो फास्फोरस का जो वैलेंसी क्या होगी, 3 होगी। उसी तरह अगर हम बात करें सल्फर का क्या होगा, 2, क्योंकि 2 को लेकर ऑक्टेट पूरा कर लेगा। क्लोरीन का क्या होगा, 1, क्योंकि 1 लेगा तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। उसी तरह अगर आर्गन का बात करें तो देखिए ये इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 गो इलेक्ट्रॉन है, तो 8 गो है ना, तो इसका हम कहेंगे कि जो संयोजकता है 0 है। क्यों, क्योंकि ना ये इलेक्ट्रॉन लेगा ना देगा, ऑक्टेट पूरा है, यानी किसी केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेगा। उसी तरह अगर जो आपके नॉन मेटलॉइड्स है ना, जैसे सिलिकॉन क्या है, एक मेटलॉइड्स उपधातु है, उपधातु का आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 गो है तो या तो ये 4 गो दे दे चाहे ले ले, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, 4 देगा चाहे लेगा, तभी नहीं क्या होगा, ऑक्टेट पूरा करेगा। तो इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाती है, जो आपके मेटलॉइड यानी सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक हो गया, ब्रॉन हो गया, गैलियम हो गया, ये जितने भी नॉन मेटलॉइड्स है उपधातु हैं, इनकी वैलेंसी क्या होता है, 4 होता है। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है, ठीक, वैलेंसी से क्या क्या चीज़ें होती हैं।
अब क्वेश्चन देखिए क्या है, लिखा है कि NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि NH3 में नाइट्रोजन की वैलेंसी पूछा है, NH3। अब आपको एक बात और ध्यान रखना है कि पता है यहाँ जो आपका एटम रहेगा ना वो इसकी वैलेंसी होती है और यहाँ वाला इसके, यानी NH3 है तो H पे 3 है ना, तो नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना है 3, हाइड्रोजन का वैलेंसी N पे कितना है 1, यानी हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 हो जाएगा, नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए क्यों, नाइट्रोजन कितना पे आता है 7 पे, 7 पे आता है तो 2 5, यानी नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 गो चाहिए। हाइड्रोजन कितना पे आता है 1 पे, ये को देगा चाहे को लेगा, ये लेता है लो इससे, क्योंकि ये अब आगे बताएंगे डिटेल क्या है। तो आपको पता है इसको 3 चाहिए, हाइड्रोजन के पास 1 है ये है, तो हाइड्रोजन 3 गो आएगा ना तब 1 नाइट्रोजन के साथ क्या करेगा कंबाइन करेगा, क्योंकि 3 गो हाइड्रोजन मिलके इसको 3 गो इलेक्ट्रॉन देगा, ये ले लेगा तब क्या बना लेगा आपका कंपाउंड बना लेगा। तो इसी तरह नाइट्रोजन में कितना होता है 3 हो गया। फिर है वह तत्व जिसके अणुओं में 3 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं, उदाहरण है। मतलब क्या पूछा है दोस्त, वह तत्व जिसके अणुओं में 3 संयोजक इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखिए संयोजक इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, तो आउटर मोस्ट शेल में किस में 3 होता है, तो एल्युमिनियम में ही 3 होता है। आप देख सकते हैं इसमें, क्योंकि सिलिकॉन जर्मेनियम में तो कॉपर में ही होगा नहीं, एल्युमिनियम आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जितने भी ग्रुप 13 के एलिमेंट है सब में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन है कि NH4 2SO4 कि एक अणु में कितने परमाणु है। पूछा है कि इसके एक अणु में कितने परमाणु है। तो देखिए कभी भी इसके एक मॉलिक्यूल में एटम का संख्या पूछे ना तो जितना है सबको जोड़ दीजिएगा। तो ये नाइट्रोजन यहाँ 2 है तो यानी नाइट्रोजन 2 गो हो गया, कार्बन हाइड्रोजन 4 दूना 8 गो हो गया, सल्फर 1 गो है, ऑक्सीजन 4 गो, सबको जोड़ दीजिए आप, 8 10 5 कितना हो गया 15, यानी इसमें परमाणु कितने हैं, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ध्यान रहे कि इसको हम क्या कहते हैं, एटोमिसिटी कहते हैं। एक मॉलिक्यूल में जितने एटम प्रेजेंट होते हैं ना उनको क्या कहते हैं, परमाणुकता कहते हैं, एटोमिसिटी कहते हैं। जिससे आप जानते होंगे कि कुछ एलिमेंट है जिनका परमाणुकता क्या होता है 2 होता है। जैसे हाइड्रोजन का कितना होता है भाई 2 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 2, क्योंकि ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कुछ है जिनका परमाणुकता 1 होता है, जैसे आपका जितने भी इनर्ट गैस है ना, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जिनॉन है, रेडॉन है, उनका परमाणुकता क्या होता है 1 होता है। उस तरह सल्फर का क्या हो जाएगा 8 होता है, क्योंकि एसिड के फॉर्म में होता है। तो जितने एक मॉलिक्यूल में जितना आइटम होगा ना सबको गिन दीजिए, क्या होता है आपका एटोमिसिटी होता है। आपका 15 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राय धनावेशित की संयोजकता होती है। ध्यान से समझिए, प्राय धनावेशित की संयोजकता होती है। अच्छा, धनावेशित का मतलब क्या हुआ, हम अगर आपको कह रहे हैं ना, मेरा अगर पीरियोडिक टेबल का वीडियो देख रहे हैं तो मैक्सिमम चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा, वो सब चीज़ उसमें बताया गया है, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ कंप्लीट। प्राय धनावेशित तत्वों का संयोजकता होता है। अच्छा, धनावेशित तत्व कोई भी एलिमेंट धनावेशित कब होता है, अरे भाई इलेक्ट्रॉन लूज करके। इलेक्ट्रॉन लूज कौन करते हैं, जिसका आउटर मोस्ट शेल में कम इलेक्ट्रॉन हो। कम इलेक्ट्रॉन किस में होता है, धातु में, यानी धातु का होता है धनावेशित होता है। अभी बताया धातु का आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन 1 2 3, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी आंसर। लिखा था ना 1 2 3, तो उसी से बन गया, डी आंसर हो गया। फिर देखा किसी तत्व के संयोजक शक्ति क्षमता क्या कहलाती है, संयोजकता। अभी तो बोले थे कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी, यानी किसी तत्व का संयोजक शक्ति क्या कहलाएगा, आपका संयोजकता कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बायोलॉजी से कि निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। अब देखिए बताते हैं सब इसका खेला। क्या है, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। अग्नाशय, अग्नाशय को पैनक्रियाज कहते हैं। ध्यान से समझिएगा क्या होता है पैनक्रियाज। देखिए पैनक्रियाज से कह रहा है कौन सा एंजाइम स्रावित होता है, तो देखिए पैनक्रियाज है ना, जो पहले आपको यही बात ध्यान रखना है कि अग्नाशय है ना, ये आपको मिश्रित ग्रंथि है।
मिश्रित ग्रंथि करने का मतलब कि क्या है दोस्त, यह मिक्स्ड ग्लैंड है, यानी ये आपको अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी बाह्य काम करता है और बाह्य स्रावी ग्रंथि की तरह भी काम करता है। ये दोनों है, आपका अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और आपका बाह्य स्रावी ग्रंथि भी है। यानी आपका इंडोक्राइन ग्लैंड्स है और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स दोनों है, ठीक। अब किस तरह काम करेगा तो ध्यान से समझिएगा, एक ही ग्लैंड से जो दोनों है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो जब ये अंतःस्रावी ग्रंथि रहेगा ना, तो इस केस में अपना जो ये हार्मोन का सेक्रेशन करता है, हार्मोन का, और वो हार्मोन क्या होते हैं आपका, इंसुलिन हो गया, फिर से आपका ग्लूकागोन हो गया, फिर से एक सोमैटोस्टैटिन भी निकालता है, उतना जानने की जरूरत नहीं है। ग्लूकागोन इंसुलिन हो गया, इंसुलिन क्या करता है तो आपको पता है कि शुगर लेवल को कम करता है, यानी जो आपके ग्लूकोज है उसको ग्लूकागोन में परिवर्तित करता है, और ग्लूकागोन क्या करता है तो ये ग्लूकागोन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, ठीक। इंसुलिन कब समझा है ना। देखिए अब इतना मेरा टॉपिक है नहीं कि इंसुलिन ग्लूकागोन ये क्या होता है, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा, ये सब हम पढ़ाएं। मेन हमारा टॉपिक है कि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों तरह करता है, लेकिन ये आपका क्वेश्चन है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो जब ये डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ में काम करेगा ना, उस समय बाह्यस्रावी होगा। तो ध्यान रहे कि अंतःस्रावी है तो ये अपना जो हार्मोन्स है ना, डायरेक्ट इसमें ब्लड में स्रावित करता है और इसमें कोई डक्ट नहीं पाई जाती है। अंतःस्रावी डायरेक्ट ब्लड में क्या करेगा, हार्मोन्स को स्रावित कर देगा। लेकिन बाह्यस्रावी ग्रंथि है ना, तो बाह्यस्रावी ग्रंथि जितने भी होते हैं, जितने आपके डाइजेस्टिव सिस्टम वाले ग्लैंड्स है ना, सब क्या है, बाह्यस्रावी ग्रंथि है। तो बाह्यस्रावी ग्रंथि है ना, तो ये डक्ट चाहिए, यानी इनको कोई ना कोई नलिका चाहिए, उसमें अपना क्या करेंगे, जो प्रोटीन या एंजाइम जो भी है उसमें क्या करेंगे, स्राव करेंगे। तो जब बाह्य स्राव होता है ना, तो ये 3 तरह का एंजाइम मेनली क्या करता है, स्राव करता है। आपको याद रखना है लेट, क्या याद रखना है, लेट, लात याद रखिए, चाहे लेट। एल से क्या है, लाइपेज, लाइपेज। ए से एमाइलेज, और टी से होता है ट्रिप्सिन। यानी ये 3 तरह का आपका क्या होगा, एंजाइम का सिक्रिएशन करता है। कौन, पेनक्रियाज जब आपका बाह्यस्रावी ग्रंथि की तरह काम करेगा तब, यानी डाइजेशन सिस्टम में। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो लाइपेज हो क्या करता है, तो ये आपको जो इमल्सिफाइड फैट है ना, आपको पता है कि पेनक्रियाज का ये जो डाइजेस्टिव जूस है, ये मिलने से पहले ना इसमें बाइल जूस आकर मिलता है। बाइल जूस को कौन निकालता है, लीवर। तो लीवर का बाइल जूस का काम है कि जो आपका भोजन है ना, उसको क्या करना, बेसिक फॉर्म बनाना, क्योंकि बेसिक फॉर्म बना रहेगा तभी ये तीनों एंजाइम क्या करेंगे, उस पर वर्क कर पाएंगे। तो ये लाइपेज को किस में तोड़ देता है आपको, तो वसा, और लाइपेज क्या करेगा, वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल, वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में किसको तोड़ देता है, फैट को तोड़ता है। यानी लाइपेज का काम क्या है, फैट का डाइजेशन करना। उसी तरह एमाइलेज का काम क्या है, तो ये आपको जो स्टार्च होता है ना, उसको सोलुबल शर्करा में क्या करता है, तोड़ देता है। स्टार्च का काम क्या है, सॉरी एमाइलेज का काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। क्योंकि जो आपका स्टार्च होता है, स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट उसका सोलुबल शर्करा में क्या करता है, परिवर्तन कर देता है। और ये ट्रिप्सिन का काम क्या है, तो ये जो आपका पेप्टोन होता है ना, अभी पेप्टोन का है, तो ये प्रोटीन का एक टाइप है। प्रोटीन जो टूटा हुआ है उसको पेप्टोन कहेंगे। पहले टूटा होता है आपका किसमें, अमाशय में। तो इस पेप्टोन को आगे फर्दर और क्या करता है, तोड़ता है, किसमें, आपका कौन एसिड है भाई, अमीनो एसिड में। किसमें, अमीनो एसिड में तोड़ता है। यानी ये 3 तरह के एंजाइम ध्यान रखना है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आपका एमाइलेज है, पेनक्रियाज है ना, बहुत कंप्लीट जूस का क्या करता है, सिक्रिएशन करता है, क्योंकि इसमें फैट का भी पाचन होता है, प्रोटीन का भी होता है और कार्बोहाइड्रेट का भी होता है। तो आपको ऑप्शन अब देख लेना चाहिए कि किस ऑप्शन में है। आपका ट्रिप्सिन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में पित्त का स्राव होता है। तभी हम बताए कि पित्त कहाँ से स्राव होता है दोस्त, लीवर से होता है। पित्त का काम क्या है, ये भी बताए थे। जो आपका एसिडिक भोजन है ना, जो स्टमक से आ रहा है, अमाशय से आ रहा है, उसको क्या करना, बेसिक फॉर्म बनाना, क्योंकि बेसिक बनेगा उसके बाद ही ये तीनों जूस निकलते हैं जो क्या करते हैं, वर्क करेंगे। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट, निम्न में से डैश डैश ऑक्सीजन का समय मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है ना ज़्यादा मात्रा में आपका एनर्जी देता है। आप ऑप्शन भी देख पा रहे होंगे, हम देखिए बताते हैं फटाफट। किसका किसका नाम है? ग्लूकोज है। अभी क्षार का कोई मतलब है नहीं, इससे तो मिलेगा नहीं। ग्लूकोज वसा और प्रोटीन। तो ध्यान से समझिए, जब ऑक्सीजन यानी कह रहा है कि किससे ज़्यादा एनर्जी मिलता है, तो ग्लूकोज से आपको पता है कि 4 इतना एनर्जी मिलता है, 4.2 कैलोरी। वसा से कितना मिलता है? ये लगभग 9.1 कैलोरी के आसपास मिलता है। प्रोटीन से भी 4.2 होता है। देखिए ये 4.198 होता है, 98 के आसपास, इसलिए हम लगभग इसको 4.2 लिखते हैं। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे मिलता है? फैट से मिलता है, ध्यान रहे। लेकिन फैट से एनर्जी बहुत देर से मिलता है, जल्दी नहीं मिलता है। अगर जल्दी पूछे ना कि सबसे जल्दी एनर्जी किससे मिलेगा, तो ग्लूकोज से। ठीक, इससे ज़्यादा एनर्जी किससे मिलेगा? तब मिलेगा फैट से। तो यहाँ आपको ज़्यादा के केस में पूछ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? वसा। वसा को हम फैट कहते हैं। ठीक, 13 क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से निम्न जानवरों में से किसका अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है? देखिए कुछ जानवर का नाम दिया है, पूछा किसका लंबी आंत होती है, तो आपका जानवर का नाम है लोमड़ी। ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, लोमड़ी है, बाघ है, और कौन है? कुत्ता है, और एक खरगोश। आपको पता है कि छोटी आंत है ना, उसमें भोजन का कंप्लीट क्या होता है? डाइजेशन होता है। और जो सेलुलोज है ना, सेलुलोज का पाचन बहुत देर से होता है, इसलिए हमारा बॉडी ना, इंसान का बॉडी सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकता है। यानी जितने भी छिलके उलके ये चीज़ है, उसमें सेलुलोज बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हम साग भी खाते हैं तो उबाल के खाते हैं कि सेलुलोज पहले क्या होता है? ब्रेक डाउन हो जाता है। लेकिन सेलुलोज का पाचन कराने के लिए आंत बहुत ज़्यादा उसमें काम करता है, और आंत का लंबा होना जरूरी है। और इसमें घास भूसा कौन ज़्यादा खाता है? आपका खरगोश खाता है। मांस खाने के लिए आंत का बड़ा होना जरूरी नहीं है, क्योंकि मांस में ना प्रोटीन होता है, प्रोटीन का पाचन हो जाएगा आपका, उसके लिए लंबी आंत की जरूरत नहीं है। लेकिन खरगोश क्या खाता है? घास उस खाता है, जिसमें सेलुलोज होता है। इसका पाचन कराने के लिए आंत को क्या बनाया जाता है? लंबी, जिससे सेलुलोज का डाइजेशन आसानी से हो सके। तो आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा क्या? खरगोश। तो ये वीडियो यहीं तक समाप्त हुआ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।